हेलो दोस्तों, होप कि अभी तक जो है आपने कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल का जो है पांचों यूनिट्स का जो है रिवीजन कर लिया होगा। अब एक बार जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल, जो कि एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, ताकि जो है हम ये देखें कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमने उसका रिवीजन किया है कि नहीं किया है। ओके, तो लेट अस सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्या दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है आपको 3 इयर्स और फिर मैक्सिमम मार्क्स 85 एंड प्राइवेट के लिए 100। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, और उसके मार्क्स जो हैं वहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए दिया गया है, सो लेट अस रीड। सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया है आपको, और वो आया है 3 × 5 = 15, यानी 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। यदि आपका जो है पेपर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इट्स ओके, और नहीं आएंगे तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। लेट अस सी, इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। अब हमने पढ़ा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है एक अकाउंटिंग की ही ब्रांच है। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ना। तो अकाउंटिंग के अंडर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मेथड है कॉस्टिंग के, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। फिर जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस अकाउंट आर ट्रांसफर टू। तो प्रोसेस अकाउंट में जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको हम नॉर्मल P&L अकाउंट में, या यूजली बोला जाता है कॉस्टिंग P&L में, या फिर नॉर्मल P&L अकाउंट में जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट भी दे दिया है, ट्रेडिंग एंड P&L भी दे दिया। P&L 2 तरीके के दे दी हैं। ऑप्शन जो है इस तरीके से होना था, एक्चुअली कॉस्टिंग P&L देना था और फिर बाकी के ऑप्शंस चेंज होना था। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव यदि हम देखें तो वेरिएबल कॉस्ट जो है क्या है, ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, फ्लक्चुएशन विद द वेरिएबल फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, की नन ऑफ दिस। अब हमने पढ़ा है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, 2 तरीके की कॉस्ट देखी थी, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल, और तीसरी थी सेमी वेरिएबल, है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है कैसी कॉस्ट होती है, जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने पर वो कॉस्ट भी चेंज होती जाती है, क्योंकि ये पर यूनिट बेस्ड होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सभी बजटों का सारांश है। उत्पादन बजट, लोचदार बजट, मास्टर बजट और पूंजी बजट। अब इसी का ही इंग्लिश भी देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ऑल बजट्स। सभी बजट्स की समरी। तो हमने ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बजट में कि अलग अलग टाइप्स के बजट होते हैं, जिसमें हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो जो ऐसा बजट जहाँ पे समरी ऑफ ऑल बजट होती है, तो प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल बजट, मास्टर बजट एंड कैपिटल बजट। तो मास्टर बजट ऐसा बजट होता है जिसमें सभी बजट्स की समरी जो है क्रिएट की जाती है। हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स में पढ़ा था। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, 5th सामग्री मूल्य विचरण का सूत्र है, यानी फॉर्मूला फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है क्या है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमने मटेरियल वेरिएंस के जहाँ पूरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस पढ़ा था, तब जो है ये हमने देखा था, ठीक है। और इस पे जो है प्रैक्टिकल भी हमने पढ़ा हुआ है। ये हो गए ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस जो है कौन कौन से पूछे गए थे। दोस्तों एक सजेशन है, यदि आपने अभी तक पूरा रिवीजन कर लिया है आपका, तो आप जो है क्या करो, यहाँ पे पॉज करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करो। दैट मीन्स थ्योरेटिकली आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे क्वेश्चन देखा, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, यहाँ लागत अवधारणा समझाइए। अब कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट को समझाना है तो जस्ट जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है रिवाइज हो जाएगा, और इससे जो है आप जब पेपर देने जाएंगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की यदि हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, टू नो द असेटमेंट ऑफ द कॉस्ट
ऑफ अ प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को जानना जो है दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की इफिशिएंसी मेजर कर पाते हैं और जो है कंपैरिजन कर पाते हैं, है ना। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। डिटेल जो है हमने फर्स्ट यूनिट में देखी थी। अब इसी में ही और क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है, यस लागत लेखे एवं वित्तीय लेखे में क्या अंतर है। ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये भी हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है उद्देश्य क्या रहता है, टू नो अबाउट द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है जानने के लिए जो है, दैट मीन्स हम मान सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है क्यों की जाती है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है क्या रहता है, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, याद होंगे आपको, तो आप यहाँ पे पॉज करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और यदि कोई दिक्कत आ रही है या कहीं भूल रहे हैं तो एक बार उसको आप वापस से देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन, परिचालन लागत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ये यूजली सर्विस सेक्टर के लिए जो है, यानी सर्विस यूनिट्स जो कॉस्टिंग करते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बेस्ड जो है कॉस्टिंग करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई हमारी, रेलवेज, रोडवेज, शिपवेज, होटल्स हो गई, यानी ऐसे जो भी यूनिट्स जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं फॉर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड, ठीक है। इसको भी हमने डिटेल में देखा है कि प्रैक्टिकली जो है जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड चार्जेस को लिख देते हैं, फिर वेरिएबल चार्जेस को लिखते हैं, दोनों का टोटल लगाते हैं और फिर यदि ट्रांसपोर्टेशन का आता है तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। यदि और किसी कंपनी का यूनिट का पूछा गया है तो जो भी उसके लिए पर यूनिट्स दिए गए हैं, मे बी किलोमीटर, मे बी जैसे वाटर का दिया गया है तो गैलन पर लीटर दिया रहेगा, है ना, इस तरीके से। जैसे कैंटीन का दिया है तो पर मील के बेसिस पे निकल जाएगा, होटल का होगा तो पर बेड पर पर्सन के हिसाब से निकल जाएगा, तो उसकी कॉस्टिंग हमें पर यूनिट की निकालनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ें, अंदर प्रक्रिया लाभ क्या है, यानी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या है। तो ये हमने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग में, जब हम कॉस्ट पे वैल्यूएशन न करके हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पर ना करके क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे या फिर ट्रांसफर प्राइस पे जो है उसको हम ट्रांसफर करते हैं इन द नेक्स्ट प्रोसेस। और ट्रांसफर प्राइस क्या कहलाता है आपका, प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होना, मार्जिन होना, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर प्राइस, दैट वाज द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और इस पे जो है हमने प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिया था। ओके, तो अब जो है हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समखंड बिंदु के उदाहरण सहित समझाइए, ब्रेक इवन पॉइंट विथ एग्जाम्पल। जैसे कि हमने देखा था कि बीईपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन बनता ही है, तो बीईपी आपसे पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन होती है, जिसमें हमने अलग अलग यूनिट्स बनाए थे और जहां हमने देखा पहले लॉस की कंडीशन आ रही थी इनिशियली यूनिट्स में, फिर एक पॉइंट आया जहां पे फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, यानी वहां पे उनकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो है इक्वल थी, है ना, और उसके बाद जो है फिर फर्म जो है प्रॉफिट कमा रही थी। तो इस तरीके से यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा है तो वो उस तरीके का एग्जाम्पल जो हमने यूनिट्स वाइज बनाया था आप बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। बीईपी अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम इट, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे और के क्वेश्चन पे, सीमांत लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमने ये देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट के इसमें हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन के एक यूनिट को बढ़ाने से जो है हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो है अंतर आ जाता है, और वो भी किस कारण से आता है, हमारे वेरिएबल कॉस्ट के कारण आता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये कंसेप्ट होता है। अब आगे देखें, ये ऑलरेडी हम ना डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल में वापस से डिस्कस करना जो है टाइम वेस्टेज है। यहाँ पे जस्ट हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ताकि जो है हमें क्लैरिटी रहे कि हमारा जो रिवीजन है वो हमने प्रॉपरली यानी पूरी तैयारी की है कि नहीं की है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत अंकेक्षण के उद्देश्य बताइए, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, जहाँ पे हम हमारे कॉस्ट अकाउंट को जो है क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि अकाउंटिंग जो है सही की है कि नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, एरर्स को लोकेट करता है ना। फिर हमने देखा था इसमें हम कंपैरिजन कर पाते हैं, इफिशिएंसी मेजर कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑडिट होता है। अब इसी का ही और क्या पूछा गया है, बजट नियंत्रण क्या है, यानी बजट नियंत्रण इंग्लिश में यदि इसकी हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल एक तरीके की टेक्निक है जहाँ पे हम बजट बनाते हैं, पहले से ही एस्टिमेटेड फिगर्स डाल देते हैं कि कॉस्ट जो है कितना हमारे पास, कॉस्टिंग जो है कितनी हो सकती है, यानी एक स्टैंडर्ड वे में हम फिगर्स डिसाइड कर लेते हैं और उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो कॉस्ट जो है कम से कम हो, दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। अब उसमें भी हमने देखा था कि कॉस्ट को कंट्रोल करना एक स्टेप होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअल से उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं जब एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, और उन दोनों का जो डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है उनके बीच का, उसके बिहाफ पे यदि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं, दैट इज बजटरी कंट्रोल। ओके, फिर जो है ये ऑलरेडी बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं यदि हमने रिवीजन किया है तो, है ना। विश्लेषण को परिभाषित कीजिए, वेरियांस एनालिटिक्स जो है हमसे पूछा है। तो वेरियांस क्या होता है, जैसे कि हम मटेरियल कॉस्ट वेरियांस की बात करें तो जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था और जो एक्चुअल डाटा आया है उन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरियांस या फिर डिविएशन इन द एनालिटिक्स। अब वो मटेरियल का भी हो सकता है, लेबर का भी हो सकता है और ओवरहेड का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, प्रमाप लागत को बताइए, डिस्कस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हमारी कॉस्टिंग क्या रहेगी, यानी रॉ मटेरियल कितने का आएगा, लेबर को कितना देना पड़ेगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने देने पड़ेंगे, है ना। एक तरीके का जैसे हमने बजट बनाते हैं उसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी होती है। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस से बहुत आसान से बेसिक से उन्होंने मीनिंग पूछ लिए हैं। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या आपको सिर्फ मीनिंग बताना है क्या, नहीं। यदि क्वेश्चन आपको 10 नंबर का, 20 नंबर का इस तरीके से पूछा जाता है तो वहाँ पे पहले हम मीनिंग डिस्क्राइब कर देंगे, फिर उसके बाद यदि आपको डेफिनेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन लिख दीजिए आप उसको बढ़िया से कुछ डायग्रामेटिक बना के, है ना। और उसके बाद जो है आप उसके फीचर्स लिख दीजिए, यदि आपको फीचर्स पता हो, उसके एडवांटेजेस पता हो तो एडवांटेजेस लिख दीजिए, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स पता हो, जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स पता हो वो भी आप डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर्स वाला। अब आते हैं हम हमारे सेक्शन सी की तरफ और देखते हैं लॉन्ग आंसर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी तक हमने देखा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या प्रैक्टिकल। 5 into 9 यानी 9 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे है। लेट अस सी, सामग्री नियंत्रण क्या है लॉन्ग आंसर टाइप में, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ओके, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, मटेरियल का मैनेजमेंट करना एक तरीके से, कि हमें मटेरियल जो है ऑप्टिमम मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा स्टॉक भी नहीं करना है, नहीं तो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे हमारी कॉस्ट फालतू की जाएगी, और अंडर स्टॉकिंग भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो एक तरीके से मटेरियल को मैनेज करना, दैट इज नोन एज मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स देखे थे तो मटेरियल कंट्रोल क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पास ओवर स्टॉकिंग ना हो, न ही अंडर स्टॉकिंग हो। ओके, तो इस तरीके से हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे। ठीक है, अब इसमें और में क्या पूछा गया है, अपरिव्यय क्या है, यानी ओवरहेड, उनके बंटवारे के विभिन्न पद्धतियों को बताइए। ओके, व्हाट इज मेंट बाय ओवरहेड एक्सपेंसेस, गिव द वेरियस मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। तो हमने देखा था ओवरहेड एक्सपेंसेस एक तरीके के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। फिर इनके डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए बिहाफ पे हमने मेथड्स पढ़ी थी, प्रोडक्शन मेथड देखा था, फिर परसेंटेज मेथड देखा था, फिर एक हमने अवरली रेट मेथड देखा था जिसमें लेबर अवर रेट या मशीन अवर रेट के बेसिस पे हमने फॉर्मूलाज देखा। तो इसको जो है आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, और आगे बढ़े हम यदि तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें
तो एक कंपनी का उत्पादन दो विभिन्न प्रक्रिया ए तथा बी से परित होकर, यानी आ गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकली हम इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से दिया हुआ है, लेट अस सी। अ प्रोडक्शन passes through two distinct process A and B and then finished good। एक प्रोडक्ट है जो A प्रोसेस, B प्रोसेस और फिर जो है फिनिश्ड में कन्वर्ट हो रहा है। द आउटपुट ऑफ A passes directly to B and B passes to finished from the following information you are required to prepare। हमें प्रोसेस अकाउंटिंग बनाना है, A से B में ट्रांसफर हो रहा है उसका आउटपुट और B से फिनिश्ड गुड बन रहा है। तो प्रोसेस A और B की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है ये दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ओके। और फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया गया है हमें इन्फॉर्मेशन, तो इसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इनपुट कितने यूनिट हुए हैं, 10,000 यूनिट्स। तो इनपुट आपने कितने यूनिट्स किए हैं, तो हम एक यूनिट्स का कॉलम बनाते हैं, उसमें ये लिखते हैं। फिर नॉर्मल वेस्टेज ऑन इनपुट, तो नॉर्मल वेस्टेज दिया है आपको 5% एंड 10%। फिर जो है सैलवेज वैल्यू, सेल ऑफ वेस्टेज ₹100 पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट पे 100 रुपीज़ जो है आपकी सैलवेज वैल्यू है, और ये दी हुई है आपको 8 एंड 10 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट दी गई है, ठीक है। और आउटपुट दिया है यूनिट्स में 9400 एंड 8300 यूनिट्स। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। यदि कोई डिफरेंस आता है तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन बन जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमने देखा था, ठीक है। तो आपने यदि वो सॉल्व किया तो ये भी बन जाएगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का ही। और यदि आपने प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करना है तो थ्योरी आपको दी गई है। और में क्या दिया गया है, संयुक्त उत्पाद तथा उत्पाद से क्या समझते हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसका इंग्लिश पढ़ें तो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन दैट। तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक कॉमन प्रोसेस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसी को ही हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल्स वैल्यू जो है हाई होती है उन्हें हम जॉइंट प्रोडक्ट नाम दे देते हैं, और जिनकी सेल वैल्यू जो है इकोनॉमिकली कम होती है उन्हें हम बाय प्रोडक्ट को दे देते हैं। यानी बाय प्रोडक्ट बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू वो जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको यदि हम बेचते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, दैट इज नोन एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सीमांत लागत की पद्धति से क्या समझते हैं, कंपनी के निर्णय के यंत्र के रूप में इसकी उपयोगिता समझाइए। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अभी हमने मीनिंग उसका डिस्कस कर लिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। ऐसा कॉस्टिंग मेथड होता है जो कि प्रोडक्शन के चेंज होने से जो है प्रोडक्शन के एक यूनिट में भी चेंज होने से पूरे प्रोडक्शन के कॉस्ट में चेंज आ जाता है, और ये किस कारण से होता है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस एज अ टूल ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजंस। अब ये कॉर्पोरेट के लिए जो है क्यों यूजफुल है, तो ये जो है मदद करता है कॉर्पोरेट को डिफ्रेंशिएट करने में कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये कॉर्पोरेट को डिसीजन लेने में, यानी मैनेजमेंट को ये मदद करता है डिसीजंस लेने में, प्लान एंड पॉलिसी बनाने में, और सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन रखने में। इसके अलावा यदि इस पर डिस्कस करें हम तो ये मदद करता है मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारा बीईपी लेवल कितना है, ताकि हम उससे कम यूनिट्स जनरेट ना करें, नहीं तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें बीईपी से ऊपर ही रहना है। तो इस तरीके के जो इसके टूल्स हैं ये हमें मदद करते हैं डिसीजन लेने में। जहाँ पे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फर्म का जो है प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो ये मैनेजमेंट डिसाइड कर पाता है कि इज़ इट अप्रोप्रिएट कि हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके के डिसीजंस में जो है मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्पफुल रहती है, ठीक है। फिर जो है यदि हम बात करें नेक्स्ट की, तो 9th का और क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मोना कंपनी। ओके, अब मोना कंपनी की फॉलोइंग बुक्स में जो है क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, आपको ईयर दिया गया है 20 एंड 21, सेल्स दी गई है 4 लाख एंड 6 लाख, फिर प्रॉफिट दिया गया है आपको 2 ईयर्स का 4 लाख एंड 8 लाख, ठीक है।
फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर 2 लाख। आपको याद हो तो ये हमने एक लास्ट कंडीशन देखी थी मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिट में, रिवाइज किया था जब हमने, तब उसमें हमने निकाला था पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट, और ये वाला जो है हमने इसके लिए एक नया फॉर्मूला देखा था जहाँ पे हम डिजायर्ड सेल्स पूछी जाए, यहाँ डिजायर्ड प्रॉफिट पूछा जाए, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट पूछी जाए, तो वो फॉर्मूला हमने किया था सॉल्व। ठीक है, वो क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवीआर ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रॉफिट। अब हमसे प्रॉफिट पूछेंगे तो प्रॉफिट वाला एरिया हम ब्लैंक छोड़ देंगे और बाकी सब आइटम्स फिल कर देंगे। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट पूछेंगे तो फिक्स कॉस्ट, और डिजायर्ड सेल्स पूछेंगे तो डिजायर्ड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पीवी रेशियो हमसे पूछेंगे तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बीईपी के हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे जिसमें यदि पीवीआर हमें मिल गया तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया था हमने पीवीआर से, तो जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मूले बेस्ड पे जो है निकाल सकते हैं। ओके, अब फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास इस बार इन्फॉर्मेशन जो है अलग फॉर्म में दी है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस यहाँ पे डिजिट्स जो हैं चेंज है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। लागत अंकेक्षण से क्या क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा एवं लाभों को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड एडवांटेजेस। फिर से कॉस्ट ऑडिट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो है वेरिफिकेशन एंड चेकिंग ऑफ एन अकाउंट्स, जहाँ पे हम एरर्स को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली गई है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए गए कि है नहीं, यानी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की गई है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं और इसको कौन करता है, इट इज़ डन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है इसी का ही और क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है आपसे, कार्यात्मक बजट के उद्देश्यों का उल्लेखन कीजिए, यह कैसे तैयार किया जाता है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल बजट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ओके, अब बजट जो है, पहले हमें बजट को एक्सप्लेन करना है कि बजट में हम एस्टिमेटेड फिगर्स लिखते हैं, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बजट का, आप चाहो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन 9 मार्क्स में, तो आप क्लासिफिकेशन में फंक्शनल के बेसिस पे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, जहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बजट देखा था, फिर टाइम के हिसाब से देखा था, या आप डायग्राम बना देना, फिर आप फंक्शनल को जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन हमने देखा था सेल्स बजट बनता है हमारा, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, जहाँ पे एरिया वाइज जो उसके ऑपरेशंस होते हैं उनके बजट बनते हैं। फिर हमने देखा कैश बजट, फाइनेंस के बेसिस पे कैश बजट बनता है ना, इनकम स्टेटमेंट बजट बन सकता है, पोजीशन स्टेटमेंट बजट बन सकता है। फिर जो है हमने इसी में ही देखा था हमारा मास्टर बजट बनता है, जहाँ पे समरी ऑफ ऑल बजट्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप स्टेप वाइज प्रॉपर प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन जो है आप अटेंड करके आएंगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। पढ़ना एक बात है, लेकिन हमें लिखने की कला भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो ही जो है, यदि हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके जो है, हमें आइडिया है कि फंक्शनल बजट क्या होता है, तो उसको आप सिस्टमेटिक मैनर में लिखिए, तो आप जो है बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, बजट कैसे बनाया जाता है, तो ये फिगर्स प्रीवियस ईयर्स के डाटा को देखकर जो है हम एस्टिमेटेड फिगर्स लेते हैं, फिर उसका कंपैरिजन, जो हमने स्टेप्स ऑफ बजट डिस्कस की थी ना, उसको जो है आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया आपका फंक्शनल। अब यहाँ पे जैसे फंक्शनल पूछा, हो सकता है आपसे जो है टाइम के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बजट पूछा जाए नेक्स्ट टर्म में, तो जो है वहाँ पे भी, और ऐसा पूछा जाए हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, तो हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड सेम वही जो हमने बजट्स की स्टेप्स देखी थी, चाहे किसी भी टाइप का बजट हो उसकी स्टेप्स तो सेम ही होंगी ना, तो इस तरीके से हमें अटेंड करना है। ओके, अब जो है हम आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। तो अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहा है हमें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, इसका इंग्लिश पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा गया है आपसे। ओके, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्चुअल मिक्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉर प्रोडक्ट मटेरियल ए और बी की इन्फॉर्मेशन है ना। स्टैंडर्ड डाटा दिया गया है, एक मिनट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स दिए गए हैं और ये टोटल में दिया गया है। तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया था हमारा, जो हमने स्टैंडर्ड यूसेज का फॉर्मूला होता है उसमें हमने RSQ लिखा था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ब्रैकेट करके स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू किया था। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम उसके बिहाफ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, अब जो है प्रमाप लागत की अवधारणा बताइए, इसके लाभों एवं हानियों की विवेचना कीजिए। कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो ऑलरेडी हमने
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लिया है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, फिर जो है उन स्टैंडर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक्चुअल से मेजर करते हैं। यदि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिविएशन है, तो हम क्या करेंगे, उसके बिहाफ पे करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंसेस नहीं है तो वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद जो है जब हम उसका विश्लेषण कर लेंगे तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेंगे, और फिर उसके हमने एडवांटेजेस वगैरह भी देखे थे। तो इसको जो है आप देख लेना। अब जो है हम देखें आगे, तो जो है नेक्स्ट जो है हमारा पेपर खत्म होता है 11 क्वेश्चंस। तो 9 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए। यदि आपको ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वी शुड हैव अ स्किल्स टू राइट द एग्जामिनेशन, है ना। अब कंटेंट तो वही है ना जो आपने पढ़ा है, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो कैसे प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे लगना चाहिए कि आपने कोई लॉन्ग टाइप का आंसर जो है देखा है। अब यहाँ पे जो है हमने पेपर डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट हमने जो रिवीजन किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसे, और आएंगे भी वही ना, चीज़ें वही है, सिलेबस वही है, कंसेप्ट वही है, तो पेपर भी वहीं से ही आना है। ठीक है, बस बात यह है कि हमें तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। तो एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, तो आपका रिविजन जो है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि यस वी कैन डू अ प्रॉपर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने पेपर देख लिया। विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।